तो बीजेपी ने दूसरी सूची भी जारी कर दी है। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा है जिनसे आप सभी का तारुफ करा दें। हमारे साथ फराज किदवई जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं वो जुड़े हुए हैं, राम पांडे कांग्रेस प्रवक्ता, निरंजन पोदार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मैं हिंदी खबर में। निरंजन पोदार जी, उसके बाद मैं आपका रुख करना चाहूँ। और कौन सी सकती है इस चीज का परिणाम कैसे होगा? इस चीज का मूल्यांकन तब होगा कि जब उसके अभी तक के जो परीक्षा परिणाम है उन परिणामों के ऊपर जब नजर डालेगी, डाली जाएगी। आज की स्थिति क्या है? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी सर आ रही है, आप अपनी बात रखिए। हाँ, तो आज की स्थिति क्या है? अगर मैं पिछले 10 वर्षों के लगभग 60 चुनावों का, चाहे वो राज्य के हो केंद्र के हो, जो बड़े चुनाव है उनका अगर मैं विश्लेषण करूं तो आप देखिए, एक तरफ 60 में से 48 चुनाव जीती हुई पार्टी और दूसरी तरफ 48 चुनाव हारा हुआ विपक्ष। अब यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे ये हो रहा है कि इस चीज को नहीं देखा जा रहा अपोजिशन के द्वारा कि ये जो 48 चुनाव जीती हुई पार्टी है 60 में से, यानी कि जिसका विनिंग परसेंटेज 78% से ऊपर है, वो कैसे हो रहा है? वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस परिप्रेक्ष्य में या जिस तरीके से राजनीति कर रही है, हमें उस राजनीति के हिसाब से नहीं बदलना है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी हमारे तरीके से राजनीति करे, यानी कि ओल्ड मॉडल तरीके से राजनीति करे। आज भी 2G के जमाने के अंदर जीने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि दूसरी भाषा में आप देखेंगे कि एक तरफ अगर मैं अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करूं, आपने टिकटों के ऐलान की बात करी, उसी के अंदर आपको मैं बात करूं तो आप ये देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो अपने लगभग आधे सांसदों के टिकट फाइनल कर चुकी है। बिल्कुल। और टिकट लगभग आधे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जिस तरीके से आपको पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी लगभग 500 सीटों पर लड़ने का मन बना के बैठी हुई है, जिसमें से 265 सीटें डिक्लेयर कर चुकी है। और दूसरी तरफ आप देखिए, अभी इस चीज का इंतजार किया जा रहा है कि कौन सीट पे कौन लड़ेगा, कौन कौन प्रत्याशी होगा, तो भारतीय जनता पार्टी किसको उतारती है। जो भारतीय जनता पार्टी से रुष्ट होगा, असंतुष्ट होगा, वो अगर हमारी पार्टी में आएगा उसको हम टिकट देंगे। जैसे शुरू से मान लीजिए राहुल कसवा को इन्होंने कांग्रेस में अपना प्रत्याशी बनाया। तो कहने का तात्पर्य, राजनीति के अंदर इस टाइप की 2 धाराएं चल रही है। और यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इस समय जो जनता, जो बोला जा रहा है विपक्ष के द्वारा, वो जनता को कितना अपील कर रहा है, इस चीज का कैसे पता चलेगा? इस चीज का पता ऐसे चलेगा, मुझे एक बात बताइए, चाहे महंगाई है, बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था है, या तमाम जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, वो मुद्दे जनता तक अपील कर रहे हैं क्या? आप जो उठा रहे हो जनता समझ रही है क्या? क्योंकि जिस तरीके से जो पूर्व चुनाव परिणाम है, इसके अंदर तो इसी चीज से तो मूल्यांकन किया जा सकता है ना कि भाई आपने क्या मुद्दे विधानसभा चुनाव में उठाए थे, जनता ने उनको स्वीकार किया है, अस्वीकार किया, वो जनादेश के आधार पर तय होता है। लेकिन यहाँ पे उन चीजों को भी नहीं देखा जा रहा और ना अपनी कोई रणनीति बना करके इस तरीके की बात की जा रही कि तो भाई एक नया विकल्प भी। आज की तारीख में देखिए रितु जी, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जनता इतनी जागरूक हो चुकी है, वो केवल दूसरे की बुराई गिनने से आपको अपने साथ कनेक्ट नहीं करेगी। आप अपना एक वैकल्पिक रोड मैप दीजिए कि आप अगर रोजगार देंगे तो कैसे देंगे, कहां से लाएंगे, पैसा कहां से लाएंगे और उसका क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। अगर आप महंगाई कम करेंगे तो वो कैसे कम करेंगे, और पहले आप नहीं कर पाए थे तो क्यों नहीं कर पाए थे? बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये समझना बेहद जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि देखिए 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 19 का हो या फिर 24 का हो, इनमें हर मुद्दे सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी, इस तरह के मुद्दे विपक्ष की तरफ से उठाए जाते हैं। तो क्या ये मानकर चला जाए कि विपक्ष जिन मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहा है, ये जनता तक समझाने की कोशिश सबसे पहले होनी चाहिए कि अगर विपक्ष इस तरह अगर सत्ता में आ जाता है कल को 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो कम से कम उसके पास एक हिरार्की हो, एक प्रोटोकॉल हो कि इस प्रोटोकॉल के तहत हम काम करेंगे। इसके अंदर सबसे बड़ी चीज क्या है जी? आपको एक चीज देखनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको अपनी लाइन क्लियर करनी पड़ेगी कि आप या तो इस पक्ष में है या उस पक्ष में है। आज जिस तरीके से, मैं देखिए मुझे थोड़ा सा समय देके चलिएगा, मैं आपको पूरी समझूंगा। आज जिस तरीके से अपोजिशन भ्रमित है, मैं भ्रमित क्यों कह रहा हूँ? भ्रमित इसलिए कह रहा हूँ कि जब भी कोई चुनाव परिणाम आते हैं तो एक दिन वही प्रवक्ता एक टीवी चैनल पे आकर के बोलता है कि ईवीएम फैक्ट है, और दूसरे दिन वो कहता है कि ईवीएम 3 चुनावों में तो हमें 10 लाख वोट ज्यादा मिले। यानी कि भ्रम की स्थिति। अभी जो जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के अंदर जिसको ये घोटाला बता रहे, इसके अंदर भी जनता इस चीज को समझ रही है क्योंकि उसी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से, जिस इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से भारतीय जनता पार्टी को 6,000 करोड़ रुपए का चंदा मिला है, उसी इलेक्ट्रल बोर्ड से कांग्रेस को 1115 करोड़ का चंदा मिला है। लेकिन कांग्रेस कह रही है जो हमने 1115 करोड़ रुपए मिले हैं वो तो हमने खा लिए, यानी कि हमारे को 11 से 15 करोड़। अगर
कांग्रेस इसके अंदर वो अपने 1115 करोड़ रुपए आपकी नहीं वापस सरेंडर करती और उसके बाद में 6000 करोड़ रुपए इनके उठाती, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं जनता को वो चीज अपील करती है। लेकिन क्या होता है कि उसी चीज से हमें 1100 करोड़ मिले, वो तो हमने हजम कर दिए, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी को 6000 करोड़ मिले तो वो घोटाला है। भाई आपको भी तो 1100 करोड़ मिला, मतलब 1100 करोड़ का घोटाला, इसका मतलब आपका भी माना जाएगा। तो दूसरा दोहरा मापदंड ये तो कहने का तात्पर्य यही है, जिस तरीके से अब ये चुनाव आयोग के ऊपर बात कर रहे थे कि एक चुनाव आयुक्त चुनाव करवाएगा, जिस तरीके से गोयल अभी चुनाव आयुक्त गोयल साहब ने अपना इस्तीफा दिया, मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई। जब इनकी नियुक्ति हुई थी तो यही विपक्ष उसके ऊपर हाय तो बता रहा था कि ये चुनाव आयुक्त भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव आयुक्त बिठा दिए, यानी कि अपने लोगों को आयोग के अंदर बिठा दिया। आज इन्होंने बिल्कुल विपक्ष फिलहाल ये चाहता है चिट भी मेरी पट भी मेरी, लेकिन अगर बीजेपी यहाँ पर जो चुनौती है, जो मुश्किल का सामना इस वक्त कर रही है, वो भी कई महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर ध्यान देना बेहद जरूरी हो जाता है। जी सर, पूछिए जल्दी। हाँ हेमचंद जी, मुझे एक बात बताइए कि जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रही थी, वो भारतीय जनता पार्टी आज कांग्रेस युक्त बीजेपी होती जा रही है। क्या आपको अपने कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ पे अब भरोसा नहीं रहा कि जो कार्यकर्ता जिन लोगों ने, जिन कार्यकर्ताओं के जो आप कह रहे हैं हमारे 12 करोड़ कार्यकर्ता, तो आपको ये इतने सुरेश पचौरी और ये जो चौहान साहब और ये जो आप लेके आ रहे हैं, ये अशोक चौहान और ये जितने आप नेता आयातित कर रहे हैं, क्या अब आपको अपने कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ पे या उनकी काबिलियत पे भरोसा नहीं रहा कि आप आज कांग्रेस युक्त बीजेपी की होते जा रहे हैं? ये क्या, इसके अंदर क्या मतलब आपको किस चीज का सता रहा है, ये बताइए आप। देखिए मित्र, आपने जो कहा कांग्रेस युक्त, हम कांग्रेस युक्त नहीं है। हमारी रीति नीति को मानते हुए, हमारी परंपराओं को मानते हुए, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास रखते हुए जो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आता है उनको स्वागत करते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो बाहर के आने वाले लोग हैं उन्हीं को टिकट दिया जा रहा है। परसेंटेज देखिए, बस छोटी परसेंटेज है, लेकिन एक व्यक्ति हमारी पार्टी में आ गया, हमारी रीति नीति को मानता है, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास रखता है, तो उनको भी कंसीडर किया जाता है। किसी को चुनाव में टिकट इस हिसाब से दिए जाते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर इस तरह से फेरबदल जो यहाँ पर तमाम दिग्गज कर रहे हैं, अगर इसी तरह से सिलसिला चलता रहा तो क्या भरोसा 2024 से पहले या बाद में वो आप लोगों को भी धोखा दे दें? आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, समय की कमी है इसलिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।